आज हम तमिल इंडस्ट्री की बेहतरीन मूवी बॉम्ब को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे एक ऐसी कहानी जो अंत तक आपको ये समझा देगी कि भले ही आप भगवान को मानते हो या ना मानते हो, ये जरूरी नहीं है, बल्कि उनके सिद्धांतों को फॉलो करना जरूरी है। यानी कि हम सब एक है और हम सब बराबर है। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। हेलो वॉचर्स, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक समय में कला कमाई पट्टी नाम से एक गांव था, जहां के लोग मिलजुल के रहते थे। हर कोई एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा आगे रहता था। इन गांव वालों का मानना था कि जो पर्वत इन्हें दिखाई देता है वही इनके देवता है, क्योंकि हर साल कार्तिक के महीने में एक मोर उस पर्वत की चोटी पे खड़ा होके कूकता था, जिसकी आवाज सुनते ही गांव वाले इसे अपने देवता का इशारा समझते थे। अगले 2 दिनों तक लगातार त्योहार मनाया जाता था। फिर त्योहार मनाने के बाद सारे गांव वाले एक साथ इकट्ठा होके पर्वत की ओर देखते और तब पर्वत से रोशनी निकलती, जिसे गांव वाले देवता का आशीर्वाद समझते थे। ऐसा हर साल होता था, इसीलिए गांव वालों का विश्वास भी पक्का हो गया था। फिर एक दिन गांव में भयानक बीमारी आई, जिसमें गांव के काफी सारे लोग मरने लगे। तब बीमारी के डर से कुछ लोग तो गांव को छोड़ के चले गए, लेकिन बाकी लोग यही अपने देवता के भरोसे रह गए। फिर एक दिन एक भयानक बारिश हुई, जिसके कारण उस पर्वत की चोटी नीचे गांव में गिरी और 2 टुकड़ों में अलग अलग जाके रुक गई। तब अगले दिन गांव में चमत्कार हुआ और बीमारी एकदम गायब हो गई। गांव के लोग एकदम ठीक हो चुके थे। ये देखकर गांव के कुछ लोगों ने कहा कि ये चट्टान हमारी तरफ गिरी है, यही देवता है जिन्होंने हमें बचाया है। वही बाकी लोग भी दूसरी चट्टान के टुकड़े को देख के यही कहने लगे कि वो नहीं, ये हमारे देवता है जिन्होंने हमें बचाया है। इस बात पे गांव 2 भाग में बट गया। जो अपने अपने भरोसे के हिसाब से चट्टान को देवता मान रहे थे। उसी साल इन गांव वालों को कार्तिक महीने में वो दिव्य ज्योति भी नहीं दिखाई दी, जिससे गांव वाले एक दूसरे पे चिल्लाने लगे कि तुमने गलत देवता की पूजा की है, इसीलिए देवता रूठ गए हैं। और इसी गर्मा गर्मी में एक सुंदर सा गांव काला कमाई पट्टी अलग अलग गांव में तब्दील हो गया, जिसके नाम रखे गए काला पट्टी और कमाई पट्टी। ये दोनों अलग अलग चट्टान को पूजने लगे। उसी दिन के बाद से कभी भी इस गांव में वो दिव्य ज्योति कभी भी नहीं दिखाई दी। अब इसके बाद कहानी 100 साल बाद की दिखाई जाती है, जहां एक कलेक्टर इस गांव की परेशानी को दूर करने आती है, क्योंकि गांव वाले हमेशा लड़ते रहते हैं। ये कलेक्टर वहाँ के पुलिस इंचार्ज को बुला के पूछती है कि गांव वालों को क्या दिक्कत है, जिस पे पुलिस वाला बताता है कि मैडम, मैं एक दिन उस गांव में सुलह कराने गया था। वो लोग तो बच्चों को खेलने को लेकर लड़ने लगे थे, क्योंकि ये गांव वाले एक दूसरे को छूना तक पसंद नहीं करते। ये सुन के कलेक्टर वहाँ एसडीएम को बुलाती है और गांव की परेशानी पूछती है। तब एसडीएम कहता है कि उस गांव में जब मैं गया था तो मेरी कार का मुंह कमाई पट्टी वालों की तरफ मुड़ गया। ये देख के काला पट्टी वालों को लगा कि मैं कमाई पट्टी की तरफ से हूँ, और इसी बात पे वे दोनों लड़ गए। गांव वाले ऐसे हैं कि जिन्हें लड़ने का सिर्फ बहाना चाहिए होता है। अब ये सारी बातें सुन के कलेक्टर इन गांव वालों से मिलने आती है। अपनी कार के डायरेक्शन से लेकर सब चीज का पूरा ख्याल रखती है। गांव की तरक्की की बात करती है, जिससे गांव वालों को लगता है कि मैडम तो एकदम ठीक कह रही है। तब कलेक्टर का गला खराब हो जाता है, तो वो काला पट्टी वालों से पानी मांग लेती है। ये देख के कमाई पट्टी वाले कहते हैं कि अच्छा, तो मैडम आप उनकी तरफ से है। इस बात पे फिर दोनों गांव वाले लड़ने लग जाते हैं, और ये देख के कलेक्टर अपने ऑफिस आ जाती है, जो कि समझ गई थी कि गांव वाले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। अब ऑफिस में यहाँ एमएलए आता है, जो बताता है कि अभी अभी एक ऑर्डर पास हुआ है। ये जो गांव वाले लड़ते हैं ना, सरकार इन्हें यहाँ से भगाना चाहती है और यहाँ पे पीस सेंटर बनाना चाहती है। दोस्तों, इसमें किसी और का फायदा नहीं बल्कि एमएलए का ही फायदा है, जो इसकी आड़ में पैसे अंदर करने वाला होता है। ये सब करेक्टर अच्छे से जानती है, इसीलिए वो एमएलए की बात का जवाब नहीं देती। इसके बाद हम काथिर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो किसी भगवान में नहीं मानता। उसका मानना है कि गांव वालों को एक होकर रहना चाहिए, इसीलिए वो हर किसी को समझाता है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। इस कारण काथिर रोजाना रात को शराब पी के अपनी भड़ास उतारता है और उसका ख्याल रखता है उसका दोस्त मणि, जो उसे भाई की तरह मानता है। फिर मणि काथिर को उठा के उसके घर ले आता है, जहाँ काथिर को देख के उसकी बहन प्रभा बहुत गुस्सा होती है कि आज वो फिर से दारू पी के आया है। हालांकि प्रभा अपने भाई काथिर को खाना खिलाती है और मणि को भी खाना देती है। तब यहाँ मणि कहता है कि गांव वाले कभी इसकी बात नहीं सुनेंगे, इसीलिए हमें शहर चले जाना चाहिए। जिसपे प्रभा कहती है कि तू मुझे भी लेके चलना।
और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि प्रभा मनी को पसंद करती है। इसके बाद हम गांव के पुजारी को देखते हैं जो दोनों गांव में पूजा करता है। आज वो अपनी माँ की बताई हुई भविष्यवाणी को याद कर रहा होता है, जिन्होंने कहा था कि एक दिन देवता आएंगे, जिन्हें देखते ही सारे गांव वाले अपनी नजरें नीचे कर लेंगे और सबके सामने वो राजा की तरह विराजमान होंगे। यहाँ पुजारी उन्हीं देवता के आने का इंतजार कर रहा होता है कि न जाने वो कब आएंगे। फिर हम कलेक्टर को देखते हैं जो पहले कालापट्टी गांव के मुखिया से बात करने आती है ताकि वो कमाई पट्टी वालों के साथ रहे, पर यहाँ मुखिया तो साफ मना कर देता है। फिर जब कलेक्टर कमाई पट्टी वाले मुखिया मारन को समझाती है तो मारन कहता है कि ये लोग हमें हमेशा नीचा दिखाते हैं, इसीलिए हम उनके साथ नहीं रहेंगे। इसके बाद हम मोहन नाम के एक लड़के को उसकी पत्नी कला के साथ देखते हैं, जिनका शादी के बाद अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। गांव के लड़के कला को चिढ़ाने लगते हैं कि वो अभी तक मां नहीं बन पाई, जिससे दोनों पति पत्नी को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ कहते नहीं है। फिर मोहन घर पे आकर कला से कहता है कि तुम उन लोगों की बात का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर हम पंडी नाम के एक ब्लॉगर को देखते हैं जिसने नया नया चैनल खोला होता है। वो रोज गांव की वीडियो बना के डालता है। आगे हम योगेश नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत देर से मुखिया की कुर्सी को निहार रहा होता है, क्योंकि वो सोच में पड़ा होता है कि आखिर कुर्सी पे बैठने वाले की हर कोई बात क्यों सुनता है। पर उसके साथी कहते हैं कि तू उस कुर्सी के पास जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो दूसरे गांव के मुखिया की कुर्सी है, वो तुम्हें देखते ही भड़क जाएगा। फिर रात के समय प्रभा अपने भाई को ढूंढने निकलती है क्योंकि वो गायब होता है। तभी मनी काथिर को लेके आता है और आज भी उसने हर रोज की तरह शराब पी रखी। यह सिलसिला काफी समय तक चलता है, जहां काथिर आए दिन शराब पी के गाँव वालों के एक न होने पे भड़ास उतारता है। फिर एक दिन काथिर मोहन और उसकी बीवी को जलील होते हुए देखता है, जिनको बच्चा नहीं हो रहा होता है। इस पे काथिर मोहन को एक डॉक्टर के बारे में बताता है कि जाओ, शायद वो तुम्हारा इलाज कर देंगे। साथ ही वो कहता है कि इन सारे पाखंड से दूर रहना। इधर हम एमएलए को देखते हैं जिसके पास बड़े नेता का फोन आता है। वो कहता है कि इस गांव को खाली करवाओ क्योंकि वहाँ 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा, जिससे हम दोनों को बहुत फायदा होगा। जिसके बाद एमएलए गांव को खाली करवाने के बारे में सोचने लगता है। आगे जब एक रात योगेश सो रहा था, तभी वो नींद में चलते चलते उस मुखिया की कुर्सी के पास पहुंच जाता है, जिसे जाते हुए मनी देख लेता है। तब योगेश जाके उस मुखिया की कुर्सी पे पैर रखता है और ये सब खिड़की से प्रदीप नाम का एक लड़का भी देख रहा होता है। उसी समय वहां मनी आके योगेश को चुपचाप उठा के वहां से ले जाता है, वरना इन गांव वालों ने अगर योगेश को देख लिया तो वहां बवाल हो जाएगा। अगले दिन काथिर योगेश से पूछता है कि तू वहां कैसे पहुंच गया था, जिसपे योगेश कहता है मैं तो बस सो रहा था, मुझे कुछ भी याद नहीं। तब काथिर कहता है कि तू तो बिल्कुल मेरी तरह है, जिसे गांव वाले रोक नहीं सकते। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि काथिर मनी को भी अपनी तरह बनाना चाहता है, पर मनी गांव वालों से बहुत डरता है। साथ ही हम एक बात और जान पाते हैं दोस्तों कि काथिर बात बात पे बहुत क्यास छोड़ता रहता है। इधर मुखिया को प्रदीप ने आके सब कुछ योगेश के बारे में बता दिया होता है, इसीलिए मुखिया अपनी कुर्सी को धुलवा रहा होता है और साथ ही वो अपने आदमी से कहता है कि जाओ उस योगेश को मजा चखा के आओ, मेरी कुर्सी पे पैर रखने की उसने हिम्मत कैसे की। जिसके बाद योगेश को मारने गांव के लोग आते हैं। तब काथिर, मनी और प्रभा मिल के योगेश को बचाने की कोशिश करते हैं, पर गांव वाले लोग पहले इन्हें ही पीटते हैं और फिर योगेश को मारने लगते हैं। फिर गुस्से में मुखिया का बेटा योगेश के पैर पे गरम गरम लोहे की रॉड छुआ देता है, जिससे योगेश खूब तड़पता है। और ये सब देख के प्रदीप के तो होश उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके गांव वाले कुछ ऐसा करेंगे। वही मनी को अपने बचपन की एक झलक याद आती है, जिसमें उसके मम्मी पापा जल के मर गए थे। उसी दिन को काथिर ने भगवान को मानना छोड़ दिया था और मनी गुमसुम हो गया था। अब योगेश घर पे रोते हुए भगवान को खूब कोसने लगता है कि मेरी क्या गलती थी जो मेरा पैर जला दिया गया। वहीं पे काथिर फिर से शराब पी के पड़ा होता है। यहाँ मोहन की बीवी भी कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि हमारा बच्चा नहीं है, वरना इन गांव वालों के बीच वो बर्बाद हो जाता। अब अगले दिन गांव में एक आदमी अनाउंस करता है कि त्योहार जल्द ही आने वाला है, इसीलिए तुम सब तैयारी कर लो। वही यहाँ आज काथिर कलेक्टर के पास आके गांव से कनेक्टेड एक पुल बनाने की अर्जी डालता है, ताकि गांव के लोग शहर जाके कमाई कर सके, ना कि पूरा दिन इसी तरह लड़ाई झगड़ा करते रहे। जिस पे कलेक्टर भी कहती है कि मैं इस पे एक्शन जरूर लूंगी। अब रात को काथिर फिर से शराब पीता है और मनी से गांव की बुराई करने लगता है। मैंने इतनी कोशिश की लेकिन गांव वाले देवता के लिए आपस में लड़ते रहते हैं,
जिसमें मनी कहता है कि हम इस गांव से दूर चलते हैं ना, लेकिन काथिर मना करता है कि मैं इस गांव से मरने के बाद ही जाऊंगा। साथ ही काथिर भगवान को काफी भला बुरा भी कहता है। वही हम एमएलए के गुंडों को भी देखते हैं जो काथिर को मारने आए होते हैं, क्योंकि काथिर गांव वालों के लिए पुल बनवा रहा होता है, जिससे गांव वाले लड़ेंगे नहीं तो ये जगह खाली होगी कैसे। पर उसी समय मनी काथिर को घर लेके चला जाता है। तब प्रभा फिर से अपने भाई पे भड़कने लगती है, और जब वो काथिर को खाना खिलाने आती है तो काथिर बिल्कुल भी नहीं हिलता। ये देख के प्रभा के होश उड़ जाते हैं और मनी रोने लगता है कि काथिर को आखिर क्या हो गया है। असल में दोस्तों काथिर चल बसा था। इसके बाद गांव वाले इकट्ठा होने लगते हैं। महेश गांव का मुखिया आके कहता है कि जब गांव में त्योहार आने वाला है तो गांव में मौत हो गई, ये सही नहीं हुआ। जिसके बाद गांव के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगते हैं और मनी अकेला ही कथिर को जगाने में लगा होता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि कथिर मर गया है। काथिर को गांव से बाहर फेंकने की बात करते हैं, क्योंकि गांव में त्योहार आने वाला होता है। ऐसे में लाश पड़ी होना अच्छी बात नहीं है। तब ये लोग काथिर को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, पर काथिर किसी से भी नहीं हिलता। ये देख प्रभा कहती है कि मेरे भाई को कोई हाथ नहीं लगाएगा, और वो मणि से काथिर को उठा के गांव के बाहर ले चलने को कहती है। अब जैसे ही मणि काथिर को उठाता है तो वो आराम से उठ जाता है, जो देखकर गांव वाले हैरान होते हैं। फिर रास्ते में मणि प्रभा से कहता है कि काथिर अभी भी जिंदा है, पर प्रभा नहीं मानती। इधर एमएलए के लोग उसे ये खबर देते हैं, तो एमएलए कहता है कि उन लोगों पे नजर रखो और मुझे सब बताते रहना। इधर कमाई पट्टी वाले लोग भी मणि के पास आ जाते हैं, क्योंकि मणि काथिर की लाश अब उनके गांव में ले आया था। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि इसे यहाँ से दूर ले जाओ, क्योंकि त्योहार आने वाला है। तब मारन के लोग भी काथिर को उठाकर बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग भी काथिर को हिला तक नहीं पाते, जिससे ये सब हैरान होते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन अपने भाई की इतनी बेइज्जती होते देख प्रभा मणि से काथिर की लाश ले जाकर गांव के बाहर रखवा देती है, ताकि उसका अंतिम संस्कार वो खुद कर सके। इधर दोनों ही गांव के कुछ लोग मुखिया से लड़ रहे होते हैं कि काथिर ने हम सब लोगों के लिए कितना कुछ किया है, हमारे गांव के लिए कितनी आवाज उठाई है, अगर हम उसके लिए खड़े नहीं हुए तो कौन होगा। ये कहकर गांव के काफी सारे लोग काथिर के अंतिम संस्कार में आते हैं। जिसके बाद मणि एक कुर्सी लाके काथिर को उस पर बैठा देता है, क्योंकि उसे तो अभी भी ये लग रहा होता है कि काथिर जिंदा है, क्योंकि वो बात बात पे गैस छोड़ रहा होता है। अब इसके बाद काथिर पे सब माला डालते हैं, और जब पुजारी माला डालने आता है तो काथिर गैस छोड़ देता है। ये देखकर पुजारी हैरान हो जाता है। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आती है, जिन्होंने कहा था कि उस देवता के सामने दोनों गांव वाले सर झुकाए बैठे होंगे और वो सचा होगा माला से। ये देख के तो पुजारी चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि देवता स्वयं आए हैं। ये सुन के मुखिया कहता है तू पागल हो गया है क्या। जिस पे पुजारी कहता है अच्छा, अगर तुम में दम है तो इसे हिला के दिखाओ। ये सुन के मुखिया चुप हो जाता है, क्योंकि काथिर को तो कोई हिला भी नहीं पा रहा था। जिसके बाद पुजारी अपनी माँ की भविष्यवाणी गांव वालों को बताता है। तभी वहाँ पे एक बकरी आके काथिर के सामने बैठ जाती है, जिससे गांव वालों को लगने लगता है कि हाँ ये तो भगवान है। साथ ही लोग मणि को काथिर की सवारी मान लेते हैं। तभी वहाँ पे कला एकदम से बेहोश हो जाती है, तो दाई आके बताती है कि ये तो माँ बनने वाली है। उसी समय मोर भी कई सालों के बाद पर्वत पे आके कूदता है। यह देखकर गांव वालों को यकीन हो जाता है कि काथिर के रूप में देवता आए हैं। अब काथिर सबके लिए भगवान बन जाता है। फिर अगले दिन से काथिर की पूजा शुरू हो जाती है और त्योहार की तैयारी भी शुरू हो चुकी होती है। वहीं पर मणि प्रभा से कह रहा होता है कि काथिर अभी भी जिंदा है, पर प्रभा नहीं मानती। इधर पंडित कहीं से घूम के आता है तो काथिर की ऐसी हालत देख के वो चौंक जाता है। उसी समय पंडित के 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं, जिससे उसे लगता है ये तो काथिर की शक्ति से हुआ है। जिसके बाद हमें मोहन के घर का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लेडी कला की गोद भराई की रस्म करने आई होती है, पर मोहन मना कर देता है कि तुम सब लोगों ने मेरी बीवी का कितना अपमान किया था, अब वो माँ बनने वाली है तो तुम सब आ गए। जिस पे वो लेडी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर गांव में त्योहार शुरू होता है, जहाँ पर अनाउंस करके बताया जाता है कि दोनों गांव को कैसे त्योहार मनाना है। और यहाँ पे हम देख पाते हैं दोस्तों कि एक गांव लाल रंग से अपने देवता की पूजा करता है तो दूसरे हरे रंग से। फिर पुजारी बताता है कि जब त्योहार पूरा हो जाएगा
तो उसके बाद सब भगवान की ज्योति के लिए पर्वत को देखेंगे और भगवान के आशीर्वाद से हमें दिव्य ज्योति दिखेगी। इधर पंडी अपने दोस्त के साथ होता है तो उसका दोस्त कहता है कि काथिर को कोई हिला तक नहीं पाया, अगर तू उसे उठा के वीडियो बना लेगा तो तेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। जिसपे पंडी काथिर के पास आकर उसे उठाने लगता है, लेकिन काथिर तो किसी से हिलता तक नहीं। तभी वो मणि से बुला के कहता है कि तू इसे उठा ले, मैं तेरा वीडियो बनाऊंगा। तभी वहां पे पुजारी आ जाता है और मणि को डांटने लगता है, ये हमारे भगवान है, कोई खिलौना नहीं जो तुम इसे उठाने लग गए। फिर वहां दोनों गांव के मुखिया आते हैं और पुजारी से पूछने लगते हैं, अच्छा ये बताओ कि काथिर में किसके देवता आए हैं, हमारे गांव के या फिर उनके गांव के। जिस पे पुजारी फंस जाता है, अब वो कहे तो क्या कहे। तभी वो ऊपर देख के चिल्लाता है कि भगवान किसी का जवाब नहीं देते, और तभी काथिर गैस छोड़ देता है और यह सुन के सब चले जाते हैं। इसके बाद दोनों मुखिया अपने अपने गांव आके डिस्कस करने लगते हैं कि काथिर की पूजा कैसे करेंगे। साथ ही त्योहार की तैयारी भी शुरू हो गई होती है। वहीं पे काथिर की फोटो अब घर घर बिक रही होती है, उसे भगवान मान लिया गया होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि लोग काथिर की भक्ति में डूब चुके होते हैं। गांव वाले डिसाइड करते हैं कि हम काथिर को पूरा गांव घुमाएंगे, इसलिए ये लोग काथिर को उठाने की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उसे तो कोई भी नहीं हिला पाता। फिर आगे कुछ समय बाद गांव का एक आदमी आके बताता है कि काथिर भगवान गायब हो गए हैं, और वहाँ सच में काथिर गायब होता है। तब सब लोग मणि के पास आके उसे मारने लगते हैं कि तूने ही काथिर को उठा के कहीं फेंक दिया होगा। उसी समय एक आदमी दोबारा आके बताता है कि भगवान लौट आए हैं, और लोग जाके देखते हैं तो वहाँ काथिर पहले की तरह ही बैठा हुआ होता है। ये देख के तो एमएलए के लोग भी हैरान हो जाते हैं कि कहीं काथिर सच में भगवान ही तो नहीं है जो थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था। आगे अब मोहन के पास वो बूढ़ी औरत दोबारा आती है और कहती है कि बेटा गोद भराई कर लो, माँ के लिए अच्छा होता है। पर मोहन उन्हें डांट के भगा देता है। ये दूर से उस लेडी का बेटा देख रहा होता है तो वो अपनी माँ से कहता है, तुम बार बार क्यों जाती हो उसके पास। जिसपे वो कहती है कि तू मोहन और उसकी बीवी को बच्चा ना होने पे चिढ़ाता था ना, आज इसीलिए वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रहा। ये सुन के उस लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां पुजारी गांव वालों से कहता है कि केवल मणि ही भगवान को उठा सकता है, इसीलिए आज मणि काथिर को उठाकर गांव का चक्कर लगाकर वापस आएगा, जिससे पूरे गांव को उसका आशीर्वाद मिल सके। तब मणि भी ये बात सुन के काथिर को उठा लेता है और उसे लेकर गांव के बाहर जाने लगता है, क्योंकि मणि का मानना होता है कि गांव वाले तो पागल हो गए हैं। तभी प्रभा उसे रोक लेती है। मणि कहता है कि गांव वाले किसी की भी नहीं सुनने वाले। दरअसल मणि सोचता है कि काथिर अभी भी जिंदा है तो उसे गांव से दूर निकाल के किसी अस्पताल में ले जाया जाए, तब जाके उसकी जान बच पाएगी। लेकिन प्रभा उसे रोक देती है। प्रभा कहती है कि मेरे भाई का सपना था कि ये गांव एक हो जाए, और शायद अब ये गांव एक हो रहा है, एक होता हुआ नजर आ रहा है, भले ही धोखे से सही। साथ ही प्रभा कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरा भाई मर चुका है, पर गांव वालों के लिए हमें ये नाटक चलाना ही होगा। दरअसल दोस्तों, काथिर जो गायब हो गया था उसे प्रभा ने ही किया था, क्योंकि उसने एमएलए के लोगों को ये कहते सुन लिया था कि आज वो लोग काथिर की बॉडी को जला देंगे। इसीलिए वो उसे उठा के ले आई थी और घर में ही वो उसे दफनाना चाहती थी, और ये सब करते हुए पंडित ने उसे देख लिया था। मगर सुबह जब काथिर के ना मिलने पे लोग मणि को मारने लगे, तब प्रभा ने उसे वापस ले जाके रख दिया। ये सब सुनने के बाद मणि वापस काथिर को ले जाके कुर्सी पे बिठा देता है। वहीं पे एमएलए के लोग अब काथिर पे पटाखे और रॉकेट छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें गांव वालों को लड़वाना है। तब वहां पे काथिर पे रॉकेट आता देख सारे गांव वाले काथिर के सामने खड़े हो जाते हैं। हम देख पाते हैं कि इन लोगों ने इतने सालों बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ा था। ये देख के मणि को भी काथिर का सपना सच होते हुए दिख रहा होता है। पटाखों और रॉकेटों से मुखिया के बेटे सहित कई और लोग भी जल जाते हैं। इसके बाद मोहन से मिलने वही बूढ़ी औरत का बेटा आता है और अपनी गलती की माफी मांगता है, जिसपे मोहन भी उसे माफ कर देता है। फिर रात में जब दोबारा से लोग काथिर की पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं तो गांव वाले फिर से अपने अपने देवता को लेके बहस करने लगते हैं। यह देख के मणि गुस्सा हो जाता है और एकदम से उसमें गांव की देवी आ जाती है, जो दोनों गांव की लाल चूड़ियां पहनती है और अपना श्रृंगार करके बताती है कि मेरे दो बेटे हैं, कमाई और काला। ये दोनों मिलजुल के रहते हैं, पर तुम गांव वालों ने उन्हें अलग करना चाहा है। अगर तुम गांव वाले एक नहीं हुए तो मेरे बेटे कभी भी इस गांव में नहीं आएंगे, और अगर तुम लोगों ने मेरी बात मानी
तो तुम लोगों का साथ देख के पर्वत भी इस बार पहले की तरह रोशनी निकालेगा। यही मेरा आशीर्वाद है। जो सुन के पुजारी कहता है कि देवता गुस्से में है, इसलिए हमें एक होना होगा, जो सुन के गांव वाले झुक जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि प्रभा मणि को डांट रही होती है। असल में मणि ने ये सब नाटक किया होता है क्योंकि गांव वाले फिर से लड़ रहे थे, इसीलिए मणि को ये सब कहना पड़ा। जिसके बाद पंडित कहता है ये सब तो ठीक है, ये सब एक भी हो जाएंगे, लेकिन अगर पहाड़ में रोशनी नहीं दिखी तो ये लोग पहले की तरह ही लड़ने लगेंगे। पहाड़ से रोशनी कैसे लाएंगे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो प्रभा कहती है हम इसके बारे में सोच लेंगे। इधर एमएलए के लोग भी उसे बता रहे होते हैं कि गांव वाले एक हो रहे हैं, यानी कि एमएलए का प्लान बर्बाद हो रहा है। फिर जब पुजारी मणि से मिलता है तो मणि कहता है देखो दोनों गांव वाले कैसे अपनी अपनी पूजा करके खड़े हैं, ऐसे तो दिव्य ज्योति नहीं दिखेगी। इसीलिए वो पुजारी से इन्हें एक करने को कहता है। तब पुजारी सारे गांव वालों को इकट्ठा करके डांटता है, क्योंकि ऊपर में रखे मटके को पूरे गांव को एक होके उतारना है, और अगर ये लोग ऐसे ही अलग अलग खड़े रहेंगे तो वो उतरेगा कैसे। पुजारी की डांट सुन के गांव वाले एक होकर भगवान का जो जल चढ़ाना है उस मटके को उतारने लगते हैं, जिसमें प्रदीप योगेश को सबसे ऊपर चढ़ने को कहता है। और जब योगेश मुखिया के बेटे पे पैर रखता है तो जो रॉकेट से उसे घाव हुआ था, उससे मुखिया के बेटे को एहसास होता है कि उस दिन योगेश के पैर पे लोहे की रॉड लगाकर उसने बहुत गलत की। जिसके बाद लोग मटके को उतार लेते हैं और मणि देख के खुश हो जाता है। फिर जब दोनों गांव के लोग अलग अलग बैठे होते हैं तो वहां उन गांवों में से एक दो बच्चे आपस में खेलने लगते हैं। ये देख दोनों गांव के मुखिया सोचने लगते हैं कि आखिर हम कब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे। तभी वहां पुलिस आती है जिसे एमएलए ने भेजा होता है, और पुलिस वाला कहता है कि एक लाश को तुम लोग ऐसे नहीं रख सकते। जिस पे मुखिया का बेटा कहता है कि हमारे भगवान को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तभी सारे गांव वाले एक हो जाते हैं, जो देख के पुलिस वाला डर जाता है। फिर यहाँ एमएलए और कलेक्टर भी आते हैं। तो कलेक्टर पहले तो काथिर के सबके सामने जांच करवाती है, कहीं वो जिंदा तो नहीं है। पर डॉक्टर बताते हैं कि काथिर मर चुका है, बस उसके शरीर में गैस बन रही है, वही बाहर निकलती है। इसके बाद कलेक्टर एमएलए के विटनेस में भी साइन करवा लेती है कि काथिर मर चुका है। तभी एमएलए को एक फोन आता है और वो वहां से चला जाता है। फिर कलेक्टर बताती है कि काथिर ने एक याचिका डाली थी गांव से शहर तक का पुल बनवाने की, अगर आप लोग उस पे साइन कर देंगे तो पुल का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। जो सुन के सब साइन कर देते हैं। फिर सब लोग आज त्योहार के आखिरी दिन पे काथिर पे जल डालने लगते हैं। अब मणि और प्रभा को पर्वत से रोशनी का इंतजाम करना होता है, वरना गांव वाले कभी भी एक नहीं होंगे। इसीलिए मणि पहाड़ पे आग जलाने के लिए भागता है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो पहले से ही एमएलए और उसके लोग रोशनी का इंतजार कर रहे होते हैं। तब यहाँ एमएलए के लोग मणि को मारने लगते हैं, क्योंकि मणि को देख के वो समझ गए थे कि वो यहाँ पे रोशनी का इंतजाम करने आया है। लेकिन मणि भी उन लोगों से लड़ने लगता है। इधर गांव वालों ने अपनी पूजा पूरी कर ली थी और सब लोग अब दिव्य ज्योति का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि मणि अभी तक जला नहीं पाया था। तभी मुखिया का बेटा अपनी आंख बंद करके अपनी गलती की माफी मांगता है, जो उसने योगेश का पैर जलाया था। इससे उसे एक ज्योति दिखाई देती है और वो बताता है कि उसे ज्योति दिख गई है। इसके बाद गांव वाले अपनी अपनी गलती की माफी मांगते हैं और सबको एक ज्योति दिखाई देती है, यानी कि मणि को आग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। गांव वाले अब एक हो चुके होते हैं। अब इसके बाद गांव वाले मिलके पूरी श्रद्धा से काथिर की समाधि बनाते हैं और सारे गांव वाले काफी खुश होते हैं। वहीं मोहन ने भी अपनी पत्नी की गोद भराई करवा ली होती है और ये गांव फिर से मिलजुल के रहने लगता है। अंत में मणि अपने दोस्त के अंतिम रिचुअल को देख के बहुत दुखी होता है, मगर उसके अंदर एक संतुष्टि भी रहती है कि काथिर को जो चाहिए था अंत में उससे वो मिल गया, यानी कि गांव के लोग अब एक हो गए। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मुझे पता है दोस्तों कि आप लोगों के मन में एक सवाल है कि प्रभा ने काथिर को आखिर कैसे उठा लिया था। तो ऐसा इसलिए हुआ था दोस्तों, क्योंकि भगवान भगवान को ना मानने वाले काथिर को ही भगवान बना के लोगों को एक करना चाहते थे। मतलब कि बिना उनकी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उस दिन काथिर को एमएलए के लोग जला देते तो आखिर गांव वाले एक होते कैसे। मतलब यही है दोस्तों कि ये सारी ईश्वर की मर्जी थी। तो दोस्तों ये कहानी ने हमें समझाया कि भले ही आप भगवान को मानते हो या ना मानते हो, मगर उनके रास्ते पे चलो। मतलब कि हम सब एक है, हम सब बराबर है। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी और नए फ्रेश और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, वॉच ऑन पॉइंट।